हाँ जी बेटा लोग, कंपनी लॉ चल रहा था हमारा। आई होप आपको समझ आ रहा है। सेकंड चैप्टर चल रहा है बच्चे मेरे, काइंड्स ऑफ कंपनी, जिसमें अब हम ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल जो है आज स्टार्ट कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कौन सी कंपनी होती है। और उसमें सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट आपका होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, जो अभी मैं हैंडल कर रही हूँ। ध्यान से सुनेंगे, समझ आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। और होल्डिंग कंपनी होती है जिसने दूसरे को होल्ड किया हुआ है। ऐसे सोचने से ना जल्दी समझ आता है, जिसने दूसरी कंपनी को होल्ड किया हुआ है। अब होल्ड किया का मतलब क्या है? कंट्रोल। इसका मतलब है जैसे होल्डिंग कंपनी चाहेगी सब्सिडरी कंपनी वैसे ही चलेगी, क्योंकि उसने उसको होल्ड किया हुआ है, तो वो होल्डिंग है। होल्ड करने वाली कंपनी होल्डिंग हो गई। होल्ड करने वाली मतलब कंट्रोल करने वाली। और सब्सिडरी है, इसका मतलब है वो दूसरे के कंट्रोल में है। इसका मतलब है जो कंपनी दूसरे के कंट्रोल में है, इसका मतलब सब्सिडरी कौन सी होगी? जिस पर कंट्रोल है या जिसको कंट्रोल किया हुआ है। तो जिसको कंट्रोल किया है वो तो सब्सिडरी है, और जिसने कंट्रोल किया है वो होल्डिंग है। तो एक रफ लैंग्वेज में आपको जरूर समझ आना चाहिए, ताकि आगे की बात समझ आए कि ये होल्डिंग और सब्सिडरी क्या होता है, राइट। अब इसमें हमें लीगल लैंग्वेज भी सीखनी है सारी की सारी। तो इसमें उसने क्या बोला है? सेक्शन 2 क्लॉज 46 आता है सबसे पहले, कंपनीज एक्ट 2013 प्लीज। दिस इज सेक्शन 2 क्लॉज 46, जिसने बोला होल्डिंग कंपनी in relation to one or more other companies means a company of which such companies are subsidiary। लिख देती हूं मैं। वो बोलता है होल्डिंग कंपनी in relation to one or more other companies means a company of which such companies are subsidiary company। बोलता है होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स अ कंपनी ऑफ विच। होल्डिंग कंपनी एक वो कंपनी है जिसकी ये कंपनी सब्सिडरीज है। इसका मतलब है एक या एक से ज्यादा कंपनीज के रिलेशन में होल्डिंग कंपनी वो वाली कंपनी होती है जिसका इन कंपनीज के ऊपर कंट्रोल होता है, या जो इस कंपनी की सब्सिडरीज होती है। इसका मतलब है एक कंपनी जिसकी सब्सिडरी है, जिसकी वो सब्सिडरी है, वो उसकी होल्डिंग है। यही तो बात है कि होल्डिंग जिसने कंट्रोल किया हुआ है, सब्सिडरी जिसको कंट्रोल किया हुआ है, राइट। फिर आया सेक्शन 2 क्लॉज 87, 2013 एक्ट, जिसने बोला सब्सिडरी कंपनी in relation to any other company that is to say holding company means a company अब असली वर्ड शुरू हो रहे in which the holding company controls the composition of BOT। पूरी ये लाइन सिखानी है मुझे, इसलिए धीरे धीरे चलेंगे। कंट्रोल्स द composition of BOT, और exercise और controls exercise और controls
more than half of the total share capital. Half of the total share capital at its own or together with one or more of its subsidiary companies. Yes, आगे भी है, धीरे धीरे चलेंगे ना, ध्यान से सुनिए, सीखते जाइए फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? ये मेन टॉक है। अब वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी कि सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी। तो सब्सिडरी कंपनी किसी और कंपनी के रिलेशन में वो कंपनी है जिसमें होल्डिंग कंपनी बीओडी के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करता है। इसका मीनिंग आगे भी डिटेल में दिया है, अभी मैं समझा देती हूँ फिर पढ़ दूंगी। जब वो बोलते हैं इट कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी, तो इसका मतलब है कि एक एच कंपनी ने, ये होल्डिंग हो गई, एक एस कंपनी में ये सब्सिडरी हो गई, इसका जो बीओडी है इसके मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को जो होल्डिंग कंपनी है वो अपॉइंट या रिमूव कर सकती है। इसका मतलब इनका मेजॉरिटी बीओडी एच कंपनी के कब्जे में, जिसको चाहेंगे डायरेक्टर बना देंगे, जिसको चाहेंगे डायरेक्टरशिप से हटा देंगे, और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स इन्हीं के थ्रू आएंगे। तो डेफिनेटली कंपनी का दिमाग भी कौन होता है? बीओडी। इसका मतलब है, जो मैं सिखा रही हूँ आपको, कि एच कंपनी ने पूरा कब्जा कर रखा है, वो एस कंपनी को पूरे अपने दिमाग के हिसाब से चलाती है, और उसका तरीका उन्होंने क्या निकाला है? दे कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी। इसका मतलब अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के बीओडी को कंट्रोल करती है, बीओडी के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करती है, इसका मतलब है कॉम्पोजिशन मतलब जिनसे वो बीओडी बने, मतलब डायरेक्टर्स। इसका मतलब मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपनी इच्छा से हटा सकते हैं या अपॉइंट कर सकते हैं। तो फिर वो एच कंपनी उसकी होल्डिंग कंपनी हो जाएगी और वो एस कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। यही उसने लिखा है, आप देखो। बोलता है सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी। एक तो तरीका ये है, और एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। अभी जो टोटल शेयर कैपिटल है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनको जब जोड़ देते हैं तो टोटल शेयर कैपिटल आता है। तो वो क्या बोल रहा है? कहते हैं कि आपने आधे से ज्यादा इनकी टोटल शेयर कैपिटल अगर ली हुई है एट इट्स ओन, खुद ही ले ली आधे से ज्यादा, या फिर अपनी सब्सिडरीज के साथ मिलकर ले ली, तो फिर से आप जिसमें आपने आधे से ज्यादा टोटल शेयर कैपिटल ले ली, आप उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाते हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, एग्जाम्पल से क्लियर होता है। मान लीजिए एक एच लिमिटेड है, एक एस लिमिटेड है, एक एस वन लिमिटेड है। अब एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में 30% शेयर्स लिए हुए हैं, एस वन ने एस लिमिटेड में 30% शेयर्स लिए हुए हैं। तो एस लिमिटेड में 30 प्लस 30 60% का कंट्रोल वो तो एच के हाथ में आ गया ना। क्यों? क्योंकि मैं ये मानकर चल रही हूँ कि जो S1 है दैट इज ऑलरेडी अ सब्सिडरी ऑफ एच। इसका मतलब है अगर S1 सब्सिडरी कंपनी ऑफ एच है तो S1 किसके कब्जे में? एच के कब्जे में। तो जब एस लिमिटेड में कोई भी मीटिंग होगी तो S1 के पास 30% शेयर्स हैं, तो 30% तो वो उनके हिसाब से चलेंगे, 30% वोट S1 के हिसाब S1 के पास है। अब जब S1 जाएगा वोट करने, S1 के डायरेक्टर्स जाएंगे वोट करने, तो जो एच लिमिटेड है वो S1 को समझा देगी आपने हाँ करना है या ना करना है, क्योंकि S1 एच के कब्जे में है। आई रिपीट कि जो S1 है वो एच की सब्सिडरी है,
इसका मतलब जैसे एच बोलेगी वैसे ही S1 करेगी, हाँ तो हाँ, ना तो ना, एस लिमिटेड की मीटिंग में। तो 30% वोट इनडायरेक्टली एच के पास S1 के थ्रू आ गया, और 30% तो उसने खुद ही कब्जा कर रखा है शेयर्स पे। इसलिए लॉ ने बोला कि आप और आपकी सब्सिडरी का सबका शेयर मिला के अगर मोर देन हाफ ऑफ टोटल शेयर कैपिटल दूसरी कंपनी में हो जाता है, तो फिर वो दूसरी कंपनी आपके कब्जे में आ गई, इसलिए वो आपकी सब्सिडरी कंपनी हो जाती है। देखो अब लैंग्वेज समझ आएगी। वो ये बोलते हैं एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ टोटल शेयर कैपिटल एट इट्स ओन, अपने आप से उसने आधे से ज्यादा शेयर्स ले लिए, और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी, या फिर खुद और अपनी सब्सिडरीज ने मिलकर, मतलब खुद ने और उसकी सब्सिडरीज ने मिलकर आधे से ज्यादा शेयर कैपिटल ले ली, तो भी आप उस कंपनी की जिसमें आपने आधे से ज्यादा शेयर कैपिटल ली है उसकी आप होल्डिंग कंपनी बन जाते हो, और वो आपकी सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। इसका मतलब है इस लैंग्वेज के हिसाब से दो रास्ते हैं। एक, आप you control the composition of BOD, or you take more than half of total share capital, right? Either yourself or with the help of your subsidiaries, right? फिर उसके बाद बिल्कुल नोट्स के हिसाब से चलूंगी ताकि एक भी वर्ड मिस ना हो आपका, एग्जाम्पल्स देते हुए, ठीक है? दिक्कत नहीं आएगी आपको, बहुत आसान है, बच्चों वाली चीज कर रहे हैं। अब जरा समझिए वो आगे क्या बोलता है। कहता है प्रोवाइडेड, ये जो मैं बताने जा रही हूँ ना, ये अभी सेक्शन नोटिफाई नहीं हुआ है, ठीक है? तो ये एरिया नोटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है समझ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलता प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि जो होल्डिंग कंपनी है, सच क्लासेस ऑफ कंपनी और सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव layers of subsidiaries, ये मेन वर्ड है, shall not have layer of subsidiaries beyond such number as may be prescribed, beyond such number as may be prescribed। तो लॉ की लैंग्वेज तो समझ ही सकते हैं ना। अब वो क्या कह रहा है, कहते हैं कि लेयर्स, अब लेयर्स का मतलब भी उसने आगे समझाया हुआ है। लेयर्स का मतलब है कितनी नंबर ऑफ सब्सिडरीज हो सकती हैं आपके पास। पढ़ती हूँ वो लाइन भी आपके लिए कहीं पे लिखी है, लेयर्स, ये रहा, डी पॉइंट है नीचे। बोलते हैं लेयर इन रिलेशन टू अ होल्डिंग कंपनी मींस इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज, बस। तो लेयर, एक लेयर है मतलब एक सब्सिडरी है, टू लेयर टू सब्सिडरीज, ऐसे हो गया। तो लेयर मींस सब्सिडरीज कितनी है आपकी, राइट? तो वो क्या बोलता है, एच कंपनी शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरी बियॉन्ड सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब है आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि एक कंपनी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सब्सिडरी से ज्यादा सब्सिडरी नहीं बना पाएगी। अभी ऐसा नहीं है, लेकिन समय के साथ नोटिफाई जब हो जाएगा तब हो जाएगा, तब कितनी सब्सिडरीज बना सकते हैं, कौन है जिसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है, वो सब आएगा तो समझ आ जाएगा। तो फिलहाल ये कि एक कंपनी जो है वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज ही रख सकती है, राइट? उसके बाद एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज आता है। इसको भी मैं बिल्कुल डिटेल में सिखाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आता है पॉइंट ए। वो ये बोलता है अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू अ सब्सिडरी कंपनी, कि एक कंपनी सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी, डीम्ड हो जाएगी, सपोज किया जाएगा कि वो सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी, इवन इफ द कंट्रोल is of another subsidiary company of the holding company। अब देखिए कंट्रोल दो तरीके से आता है, एक कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी जो ऊपर बताया कि उसके मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की पावर, और दूसरा मोर देन हाफ टोटल शेयर कैपिटल आपने ले रखी है। ये दो तरीके से आप कंट्रोल लेते हैं।
अभी ऊपर पढ़ा था ना पॉइंट नंबर 1 और 2 में। अब वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि एक कंपनी दूसरे की सब्सिडरी मानी जाएगी। वन कंपनी सब्सिडरी कंपनी, वन कंपनी विल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी इवन इफ का मतलब होता है हालांकि, even if the control is of another subsidiary of the holding company। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मेरी सब्सिडरी, इसको ऐसे सीखो, मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मेरी सब्सिडरी। मैं कौन? होल्डिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, सपोज करिए कि एक है S1, एक है S2 और एक है H। अब जो S1 है दैट इज सब्सिडरी ऑफ H, this is subsidiary of H and S2 is subsidiary of S1। ये कह रहे हैं हम। अब H जो है वो S1 के ऊपर कंट्रोल करता है और S1 जो है वो S2 पे कंट्रोल करती है, तो इनडायरेक्टली H ही है जो S2 को भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि S1 के दिमाग के ऊपर कब्जा H का है, तो उसको दिमाग कैसे लगाना है S2 को संभालने में वो H बता देगा। इसलिए कानून ने बोला कि अगर आपकी सब्सिडरी की कोई सब्सिडरी है, जैसे S2 S1 की सब्सिडरी है, तो वो H की भी सब्सिडरी हो जाएगी। और यही लीगल लैंग्वेज है। वो ये बोलता है कि सब्सिडरी कंपनी या होल्डिंग कंपनी होगी इवन इफ द कंट्रोल इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, कि अगर वो कंट्रोल H कंपनी होल्डिंग कंपनी की ही किसी और सब्सिडरी का है, तब भी वो जिसके ऊपर कंट्रोल है वो H की सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी। इसका मतलब सिंपल भाषा, मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मेरी सब्सिडरी, ये S2 S1 की सब्सिडरी, S1 मेरी सब्सिडरी, देयरफॉर S2 भी मेरी सब्सिडरी। आई होप आपको क्लियर हुआ है, बच्चों वाली चीज थी। उसके बाद देखिए जो बी पॉइंट आता है, वो ये बोलता है द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपनीज BOD, ये वो चीज है जो मैं सिखा चुकी हूँ कि BOD के कॉम्पोजिशन पे कंट्रोल है। इसका मतलब है आप मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो या फिर आप रिमूव कर सकते हो। सो ही सेज, पढ़ देती हूँ जिससे कि आपको समझ आए। बोलते हैं द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपनीज BOD shall be deemed to be controlled by another company। डीम्ड का मतलब होता है सपोज किया जाएगा, कि सपोज किया जाएगा कि वो दूसरी कंपनी के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड, ऐसा समझा जाएगा कि वो दूसरी कंपनी के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। कहते हैं द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपनीज BOD shall be deemed to be controlled by another company, ये समझा जाएगा कि दूसरी कंपनी के द्वारा उसके BOD का कॉम्पोजिशन कंट्रोल हो रहा है। इफ दैट अदर कंपनी, अगर वो दूसरी कंपनी जो कंट्रोल कर रही है, by exercise of some power, लिखती हूँ आगे, deemed to be controlled by another company, क्योंकि पता नहीं ये वर्ड्स आपको आते कि नहीं आते। इफ दैट अदर कंपनी by exercise of some power, ये कौन सी पावर है इसका भी आगे डिस्कशन है। by exercise of some power at its discretion, discretion again means power, at its discretion, discretion का मतलब होता है पावर, जो उसके कब्जे में है, जो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। at its discretion can appoint, अब सिंपल भाषा आगे, can appoint or remove all or a majority of the directors, all or a majority of directors। कि वो क्या कह रहा है, कहते हैं कि एक कंपनी समझा जाएगा दूसरे के द्वारा कंट्रोल हो रही है इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ सम पावर एट डिस्क्रिशन कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। शुद्ध हिंदी करती हूँ कि वो कहते हैं कि समझा जाएगा कि एक कंपनी दूसरे के द्वारा कंट्रोल हो रही है अगर वो दूसरी कंपनी किसी पावर जो उसकी डिस्क्रिशन पर है, उसकी चॉइस पर है, उस पावर की हेल्प से उसके मेजॉरिटी या सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकती है, तो उस सिचुएशन में उसको सब्सिडरी माना जाएगा। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो एक्सप्लेनेशन में ही ये बातें लिखी हुई थी, राइट। फिर उसके
उसके बाद पॉइंट सी आता है, कहता है एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल बॉडी। तो वो कहता है कि हम किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं। फिर उसने डी पॉइंट लेयर का मतलब बताया, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सब्सिडरी है। फिर वो बोलता है द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। कंपनीज एक्ट को एमसीए संभालती है। कोई आपसे पूछे इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन सी है, तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। गवर्नमेंट ने बकायदा एक मिनिस्ट्री बना रखी है जो कंपनीज एक्ट को मैनेज करती है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो वो कहता है इस मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया था, कहता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्लैरिफाइड दैट द शेयर्स हेल्ड बाय अ कंपनी और पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट, लिख देती हूँ, दैट the shares held by a company or power exercisable by it or power exercisable by it in another company in a fiduciary capacity shall not be counted. For understanding the relationship of holding and subsidiary, वो आगे छोटा सा लिखा हुआ है कि होल्डिंग एंड सब्सिडियरी के रिलेशन को समझने के लिए अगर किसी कंपनी ने फिड्यूशियरी कैपेसिटी में शेयर्स लिए हुए हैं तो उन शेयर्स को काउंट नहीं किया जाएगा। देखिए, बोलता है मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया दैट द शेयर्स हेल्ड बाय अ कंपनी, कि अगर एक कंपनी ने शेयर्स लिए हुए हैं या फिर वो पावर एक्सरसाइज कर रही है किसी दूसरी कंपनी में, इन अनदर कंपनी, इन अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी। फिड्यूशियरी का मतलब होता है रिलेशन ऑफ फेथ, ऑफ फेथ। इसका एग्जांपल, जैसे एक कंपनी जो है वो किसी की ट्रस्टी बन जाती है, ट्रस्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। इसका मतलब है एक कंपनी जो है किसी और के लिए काम कर रही है, ट्रस्टी बन के एक ट्रस्ट बनाई जिसमें ट्रस्टी अपॉइंट किया गया कंपनी को, और उस से जो बेनिफिट है वो एक इंडिविजुअल को जाएगा। तो उस केस में अगर कुछ शेयर्स कंपनी के पास हैं एज अ ट्रस्टी, तो फिर उन शेयर्स को होल्डिंग और सब्सिडरी के रिलेशन समझने के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, एक एच कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी में आधे से ज्यादा शेयर कैपिटल ले लेती है तो वो होल्डिंग बन जाती है। तो ये जो आधे से ज्यादा शेयर्स हैं, इसमें वो वाले शेयर्स नहीं आएंगे जो एच कंपनी ने फिड्यूशियरी कैपेसिटी में शेयर्स किसी और के लिए लिए हुए हैं और वो उसका बेनिफिट जो है किसी और को जाता है, उसके पास शेयर्स है क्योंकि वो किसी की ट्रस्टी है। तो अगर फिड्यूशियरी कैपेसिटी में एज अ ट्रस्टी कंपनी ने किसी के बिहाफ पे शेयर्स मैनेज किए हुए हैं, तो फिर उन शेयर्स को वो होल्डिंग है या नहीं है ये देखने के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा। नोट्स में आगे फिर से एक बार और ये बात मैंने लिखी है, तो ये बात दो जगह पे आती है कि जो शेयर्स आप एज अ ट्रस्टी ले रहे हैं या एज इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी ले रहे हैं, उनको होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन को समझने के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ है। उसके बाद देखिए फिर आगे, ये बिल्कुल मॉड्यूल जैसे लिख रहा है, बिल्कुल वैसे ही समझा रही हूँ, बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने। वो ये बोलते हैं एनी ऑफ द थ्री सर्कमस्टेंसेस। अब वो बोलते हैं हम तीन सर्कमस्टेंसेस आपको बताते हैं जिससे आप समझ पाए। अगर ये तीन सर्कमस्टेंसेस में से कोई भी सर्कमस्टेंस है तो आप समझ जाएंगे कि होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशनशिप है। तो अब हम तीन सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहे हैं जिसमें किस तरीके से होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप कायम होता है वो समझाया जा रहा है। ठीक है, तो आई गो स्लो, जस्ट टेक केयर। वो ये बोलता है ए विल बी सब्सिडरी ऑफ बी, कि ए जो है वो सब्सिडरी होगी बी की। इसका मतलब है बी जो है वो होल्डिंग हो जाएगी।
और ए जो है वो सब्सिडरी है, ठीक है। ए विल बी सब्सिडरी ऑफ बी इफ बी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी ऑफ ए, जो मैंने आपको बता ही दिया कि बी जो है वो क्या कर रही है, इट कंट्रोल्स कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी ऑफ ए। इसका मतलब है वो उनके मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की पावर रखते हैं, जो बी कंपनी है। आगे लिखा है उसने वही, दैट इज बी कैन विदाउट द कंसेंट और अप्रूवल ऑफ एनी अदर पर्सन। इसका मतलब है जब वो अपॉइंट या रिमूव करेंगे ए के डायरेक्टर्स को, तो उन्हें किसी की अप्रूवल या कंसेंट की जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से ही कोई भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं, राइट। बोलता है बी विल बी डीम्ड टू पोसेस दिस पावर, कि अब ये जो हमने बोला कि उसके पास ये पावर है, तो वो बोलते हैं बी विल बी डीम्ड मतलब सपोज्ड, बी विल बी डीम्ड टू पोसेस दिस पावर, कि हम ये मानेंगे कि इसके पास ये पावर है कि वो उसके बीओडी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करते हैं। ये पावर आई कैसे, तो हम कब मानेंगे, वो कहता है डीम टू पोसेस दिस पावर। फिर उसने 3 पॉइंट्स बनाए। ए पॉइंट, व्हेन दीज पर्संस कैन नॉट बी अपॉइंटेड in that capacity without B's consent. वो बोलते हैं these directors cannot be appointed without B's consent. इसका मतलब है अगर कोई और भी अपॉइंट कर रहा है तो उससे पहले बी की कंसेंट लेनी पड़ेगी। इसका मतलब है बी का कब्जा है, बी जैसा चाहेगा वैसे वैसे ही होगा। वो अगर हाँ करेगा तो वो डायरेक्टर अपॉइंट होगा, अगर ना करेगा तो वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा। तो इस तरीके से बी के पास पावर आ गई कंट्रोल करने की। दूसरा, व्हेन देयर अपॉइंटमेंट्स, ये सारा नया लॉ है, व्हेन देयर अपॉइंटमेंट्स फॉलो necessarily from the appointments as director, from the appointment of director or manager or holder of any office in B। इसमें वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि अगर बी कंपनी में कोई डायरेक्टर है तो वो ए का भी डायरेक्टर बनेगा, ऐसा जरूरी है। अगर आप देखें इस तरीके से हो रहा है कि बी में डायरेक्टर बना, बी में मैनेजर बना या बी में कोई ऑफिसर बना, तो वो ए का डेफिनेटली नेसेसरली वो ए का डायरेक्टर बनेगा ही बनेगा। तो आप समझ जाइए कि बी ने पूरा कब्जा कर रखा है, उसके पास पावर है। इसका मतलब अगर मैं बी कंपनी का डायरेक्टर बन गया तो मैं ए कंपनी का भी डायरेक्टर बन जाऊंगा। तो ये पावर अगर है तो समझ लीजिए कि बी के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। इसका मतलब बी ने उसकी बीओडी की कॉम्पोजिशन पे कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि जो बी में बनता है डायरेक्टर वो यहाँ पे डायरेक्टर बन जाता है, वहां का मैनेजर यहाँ पे डायरेक्टर बन जाता है, क्योंकि ये तो होना ही है, क्योंकि ऐसा तय हो रखा है। थिंक अबाउट इट, आई होप यू आर गेटिंग। तभी वो बोलता है व्हेन देयर अपॉइंटमेंट मतलब डायरेक्टर्स ऑफ ए, व्हेन देयर अपॉइंटमेंट फॉलोज नेसेसरली, इसका मतलब है ए के डायरेक्टर की एज अ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट तो होगी होगी, नेसेसरी है, ये जरूरी है, फ्रॉम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर और होल्डर ऑफ एनी ऑफिस इन बी। इसका यही मीनिंग है। उसके बाद सी पॉइंट आता है, बोलता है व्हेन द होल्डिंग कंपनी इटसेल्फ, होल्डिंग कंपनी इटसेल्फ और इट्स अनदर सब्सिडरी या उसकी कोई और सब्सिडरी है, होल्ड्स डायरेक्टरशिप इन ए, होल्ड्स डायरेक्टरशिप इन ए। इसका मतलब क्या है कि होल्डिंग कंपनी जो है वो एक पर्सन है, तो वो खुद ही ए कंपनी में डायरेक्टर है, या S1 उसकी सब्सिडरी है, वो S2 में डायरेक्टर है। S1 जो H की सब्सिडरी है वो S2 में डायरेक्टर है। इसका मतलब है होल्डिंग या उसकी सब्सिडरी ए में अगर डायरेक्टर है तो फिर समझ जाइए कि बी उसकी होल्डिंग कंपनी है, क्योंकि उसने उसके बीओडी पे कब्जा किया हुआ है, क्योंकि वो खुद वहां डायरेक्टर है। सोचिए, तभी वो बोलता है कि ये जो पावर है हम मानेंगे कब आएगी, जब बी की कंसेंट के बिना डायरेक्टर्स अपॉइंट और रिमूव नहीं हो सकते या अपॉइंट नहीं हो सकते,
दूसरा, अगर आप बी में डायरेक्टर या मैनेजर या ऑफिसर बनते हैं तो डेफिनेटली आपको नेसेसरली ए में भी डायरेक्टरशिप मिलेगा, या फिर होल्डिंग कंपनी या उसकी सब्सिडरी खुद ही जो है वो डायरेक्टरशिप रखे हुए हैं ए कंपनी में, राइट। तो इस तरीके से समझ आ जाता है कि बी के पास पावर है, और इससे समझ आ जाता है दे हैव कंट्रोल ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी ऑफ ए, और इससे पता चल जाता है कि वो ए की होल्डिंग कंपनी है। हाँ, ए की होल्डिंग कंपनी है, और बी, यही था मेरे ख्याल से, हाँ, कि ए की होल्डिंग कंपनी है, राइट। ए और बी का रिलेशनशिप मैं गड़बड़ ना कर दूं। ओके फाइन। उसके बाद देखिए जो अब ये 3 सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं हमारे, है ना। अब वो सेकंड सर्कमस्टांस बता रहे हैं आपको कि और कौन से हालात होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये है 1960 से पहले का लॉ, ठीक है। तो पूरा समझा देती हूँ। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट के बराबर होता था, आई रिपीट, कि जितना जो वोट राइट इक्विटी शेयर्स को मिलता था वही वोट राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता था। आज ऐसा नहीं होता। आज पब्लिक कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स को वोट राइट नहीं है, और प्राइवेट कंपनी जैसा चाहे वैसा कर सकती है, राइट। लेकिन पहले दोनों का वोट राइट सेम होता था। तो ये सेकंड सर्कमस्टांस वही है, कहता है ए विल बी सब्सिडरी ऑफ बी, सेम स्टोरी है ए और बी की। इफ बी इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ ए, कि जो बी है उसके पास इट एक्सरसाइजेस कंट्रोल over more than half of total voting power of A, कि A में जितना भी वोट राइट है उसका आधे से ज्यादा B के पास है, तो सारे डिसीजन तो B ले लेगा, आधे से ज्यादा वोट राइट आ गया तो इसलिए फिर B उसकी होल्डिंग बन जाती है, क्योंकि आधे से ज्यादा वोट राइट B के पास है। He says A will be subsidiary if B is entitled to exercise control over more than half of total voting power of A, where A is an existing company in respect of which the holders of preference shares, कि A एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को issued before the commencement of Companies Amendment Act 1960, ये असली लाइन है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो कब इशू हुए थे, 1960 अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले, had the same voting rights in all respects as the holders of equity shares। इसका मतलब है हम एक उस केस की बात कर रहे हैं जहां पे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को वोट राइट सेम मिलता था। तो ऐसी सिचुएशन में उस कंपनी को देखने के लिए कि वो सब्सिडरी है या नहीं है, हमें टोटल वोट राइट देखना पड़ेगा। अगर टोटल वोट राइट आधे से ज्यादा है बी के पास तो फिर वो उसकी होल्डिंग हो जाएगी, राइट। उसके बाद इसमें ये इसका फर्स्ट पार्ट था सेकंड केस का, सेकंड सर्कमस्टांस का। अब इसका सेकंड पार्ट आता है, ठीक है। इसमें वो ये बोलता है कि अगर ए जो है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ए जो है वो सब्सिडरी होगी अगर बी के पास मोर देन हाफ टोटल शेयर कैपिटल है ए का। और टोटल शेयर कैपिटल का मतलब मैंने बताया था, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको एक स्टेज पे ऑप्शन मिलती है कि वो चाहे तो अपने प्रेफरेंस शेयर के पैसे ले ले, या अगर वो चाहे तो अपने प्रेफरेंस शेयर के बदले इक्विटी शेयर में उसको कन्वर्ट करवा ले, तो फिर वो होते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। जब हम ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं उस वक्त ही हम उनको बता देते हैं कि आपके शेयर्स कन्वर्टिबल होंगे, एक दिन आएगा जब आप चाहें तो पैसे मिल जाएंगे, आप चाहेंगे तो आपके प्रेफरेंस के बदले हम आपको इक्विटी शेयर्स दे देंगे, राइट। So he says A will be subsidiary of B if B holds more than half of total share capital where A is any company other than one specified under one above। इसका मतलब है सेकंड केस में वो कहता है फर्स्ट केस को छोड़ के हम बाकी केसेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप सब्सिडरी बनाने के लिए जरूरी है दूसरी कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल की आधे से ज्यादा आप ले लें, तब आप उसकी होल्डिंग बन जाएंगे। He says in other words B must hold more than 50% of share capital on the basis of nominal capital। ये लिखती हूं मैं, वो ये बोलता है
कि इसका क्या मतलब है। वो कहते हैं इन अदर वर्ड्स बी मस्ट होल्ड, बी के पास कितने होने चाहिए, मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल on the basis of nominal capital, whatever may be the paid up। अब आपको भी पता है नॉमिनल वैल्यू होता है, जैसे 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए उसकी नॉमिनल वैल्यू है और वो पेड अप मान लीजिए 6 है, तो वो कहते हैं आपको पेड अप के हिसाब से मोर देन हाफ नहीं देखना है। मान लीजिए 1 लाख शेयर्स है, ठीक है, सब 10 रुपए वाले के हिसाब से नॉमिनल वैल्यू में आसान करने के लिए सेम ले रही हूँ। 1 लाख शेयर्स है तो आपको आधे से ज्यादा शेयर्स लेने हैं, मतलब 50,001 शेयर्स अगर एक कंपनी बी ने ले लिए तो वो उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। फिर भले पेडअप 2 रुपए हो या 6 रुपए हो या 10 रुपए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम टोटल शेयर कैपिटल बोलते हैं तो वी आर कंसर्न विद द नंबर ऑफ शेयर्स और वी आर कंसर्न विद द नॉमिनल कैपिटल, राइट। अब अगर मान लीजिए किसी की शेयर की नॉमिनल वैल्यू जो है एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर की 10 रुपए है, किसी पर्टिकुलर और क्लास ऑफ शेयर की नॉमिनल वैल्यू 5 रुपए है, 100 रुपए है, तो फिर वो कहता है कि जो टोटल नॉमिनल कैपिटल है उसका आधे से ज्यादा आपके पास होना चाहिए। जैसे टोटल नॉमिनल कैपिटल है 10 करोड़ रुपया, है ना, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स बोल दीजिए, ऐसे ही मैं बोल देती हूँ कि मान लीजिए ₹10 करोड़, ये टोटल नॉमिनल वैल्यू है, तो इसको हम टोटल नॉमिनल कैपिटल बोल देते हैं। तो 5 करोड़ से ज्यादा अगर आपके पास वैल्यू वाले शेयर्स हैं, 5 करोड़ से ज्यादा वैल्यू वाले शेयर्स आपने ले लिए, तो फिर आप उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाओगे। फिर भले पेडअप कम हो या ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पे तो कर ही दोगे ना पूरा। तो टोटल शेयर्स की जो नॉमिनल वैल्यू है उसके हिसाब से हमने अंडरस्टैंड करना है, पेडअप के हिसाब से हमने अंडरस्टैंड नहीं करना है। दैट इज व्हाट द सर्कमस्टांस सेज, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसने बोला फॉर द पर्पस ऑफ कंडीशन डिस्क्राइब्ड इन पैरा 2, ये जो अभी चल रहा है, द शेयर्स दैट अ कंपनी होल्ड्स मस्ट बी हेल्ड इन इट्स ओन राइट, कि जो शेयर्स हैं वो उसके अपने हक से होने चाहिए, इन इट्स ओन राइट, कि ये उसके अपने शेयर्स होने चाहिए। ये फिर वही बात आ गई जो मैंने पहले बताया था कि फिड्यूशियरी कैपेसिटी में है तो वो शेयर्स नहीं गिने जाएंगे, लिखा है उसने आगे, कहता है इट मस्ट बी हेल्ड इन इट्स ओन राइट एंड नॉट मियरली इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी। Thus the shares held in trust for an individual are to be excluded, कि अगर कंपनी ट्रस्टी बनके किसी के बिहाफ पे शेयर्स लिए हुए है जिसका फायदा किसी और इंडिविजुअल को होना है, तो फिर वो शेयर्स इस मोर देन हाफ में इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये बात रिपीट हुई है यहाँ पे, तो आसान लगा होगा आई होप आपको। प्लीज इस लेक्चर को 2 बार सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। पहली बार में आ जाता है आई एम इम्प्रेस्ड, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो 2 बार सुनिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा, ओके। उसके बाद आता है, ये लिखती हूँ मैं लैंग्वेज, कहता है ऑन द अदर हैंड शेयर्स, आसान है समझ आ जाएगा, हेल्ड बाय अनदर पर्सन, टेक्निकल लैंग्वेज है ना इसलिए सिखाना जरूरी है। कहता है हेल्ड बाय अनदर पर्सन एज अ नॉमिनी फॉर द कंपनी, एज अ नॉमिनी फॉर द कंपनी और इट्स सब्सिडरी should be regarded as being held by the company, ये माना जाएगा कंपनी के पास ही है। कहता है should be regarded as being held by the company। अब देखिए, कहता है कि शेयर्स जो है वो किसी और पर्सन के पास है और वो पर्सन जो है वो नॉमिनी है। किसका नॉमिनी है, कंपनी का या उसकी सब्सिडरी का? तो फिर वो इस मोर देन हाफ टोटल शेयर कैपिटल में इंक्लूड होंगे। इसको इंक्लूड करके हम देखेंगे कि आधे से ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है।
इसका मतलब है कंपनी ने अपने नाम से शेयर्स लिए, या कंपनी के लिए शेयर्स उसके नॉमिनी ने ले रखे हैं, नॉमिनी के पास शेयर्स हैं। तो नॉमिनी के पास शेयर्स हैं, समझो कंपनी के पास शेयर्स हैं, तो उनको कंसिडर करके डिसाइड होगा कि वो होल्डिंग कंपनी है या नहीं है। आई रिपीट द थिंग कि अगर कंपनी ने फिड्यूशियरी कैपेसिटी में शेयर्स लिए हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन अगर कंपनी का नॉमिनी बनकर किसी और ने शेयर्स ले रखे हैं तो वो होल्डिंग कैलकुलेट करने के लिए, जानने के लिए कंसिडर किया जाएगा, कंपनी के लिए या उसकी सब्सिडरी के लिए, क्योंकि दूसरी कंपनी में मेरी और मेरी सब्सिडरी दोनों के शेयर्स देखे जाते हैं, जिससे डिसाइड होता है कि मैं उस दूसरी कंपनी की होल्डिंग हूं या नहीं, राइट। तो इसलिए उसने ऐसे लिखा, कंपनी और इट्स सब्सिडरी। फिर उसके बाद आता है एक और पॉइंट उसने दिया, कहता है वेयर अ कंपनीज ऑर्डिनरी बिजनेस इज मनी लेंडिंग। कहता है किसी कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस जो है वो मान लीजिए मनी लेंडिंग है, वो पैसा देने का काम करते हैं लोन पे, है ना, फाइनेंशियल वर्क है उनका। देन शेयर्स ऑफ अदर कंपनी हेल्ड एज सिक्योरिटी, दूसरी कंपनी के शेयर्स अगर इनके पास हैं लेकिन वो एज सिक्योरिटी इन्होंने होल्ड किए हुए हैं, तो इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। एज सिक्योरिटी इन नॉर्मल बिजनेस ट्रांसैक्शन, in a normal business transaction will be or are to be disregarded. Disregarded means उनको ध्यान नहीं दिया जाएगा, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। दैट इज व्हाट इज डिसरिगार्डेड। अब जरा सुनिए, कहता है कि किसी कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस ही मनी लेंडिंग है, पैसा देने का काम करते हैं। अब किसी को लोन दिया तो उन्होंने, सामने वाले ने कुछ गिरवी रखा, तो पता चला उसने कहा जी मैं अपने शेयर्स गिरवी रख देता हूँ। अब समझ आ गया होगा। तो वो जो शेयर्स गिरवी रखे हैं वो एज सिक्योरिटी हो गए, तो फिर इन शेयर्स को होल्डिंग जानने के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है अगर एच लिमिटेड के पास एस लिमिटेड के शेयर्स किसी ने एज सिक्योरिटी रखवा दिए, तो इन शेयर्स की हेल्प से हम डिसाइड नहीं करेंगे कि एच एस की होल्डिंग है या नहीं, क्योंकि वो शेयर्स उसके नहीं हैं, वो उसके अपने राइट में उसके पास नहीं है, वो एज सिक्योरिटी किसी ने उसको दिए हैं, क्योंकि उसने किसी को लोन दिया है। इसलिए वो बोलता है ऑर्डिनरी बिजनेस मनी लेंडिंग है, देन शेयर्स ऑफ अदर कंपनी एज सिक्योरिटी इन अ नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन? मनी लेंडिंग। तो वो कहते हैं उसके अगर ट्रांजैक्शन में अगर एज सिक्योरिटी किसी ने अपने शेयर्स छोड़े हैं तो उन शेयर्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा देखने के लिए कि वो कंपनी उसकी होल्डिंग है या नहीं है। आई रिपीट माई सेल्फ कि अगर एक एच लिमिटेड है, ठीक है, इसका काम मनी लेंडिंग है, ठीक है, और इन्होंने किसी को लोन दिया, सपोज लोन टू मिस्टर एक्स, कितने का भी लोन दिया। अब मिस्टर एक्स ने इनको अपने शेयर्स जो एस लिमिटेड में थे वो एज सिक्योरिटी दे दिए एच लिमिटेड को, समझ आया? तो एच लिमिटेड एस लिमिटेड की होल्डिंग है या नहीं है, इसको देखने के लिए इन शेयर्स को काउंट नहीं किया जाएगा, वो ये कह रहा है। आई होप आप समझ आया होगा। उसके बाद भी एक पॉइंट है, अब ये थर्ड सर्कमस्टांसेस पे आ गए, तीन सर्कमस्टांसेस थे ना, अब हम थर्ड सर्कमस्टांस पे आ गए, जो कहता है अ कंपनी विल बी सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी, सिखा चुके हुए हैं मैं आपको, कॉल्ड होल्डिंग कंपनी इफ इट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी। इसका मतलब है मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मेरी सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी इज सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, है ना, इज सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग। तो मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मेरी सब्सिडरी, ये सर्कमस्टांसेस पहले भी बता चुके हैं, राइट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इससे दिमाग और खुल जाएगा आपका, ऐसे ही लिखा हुआ है मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप समझिए। वो ये कहते हैं कि ये जो आपके पास कंट्रोल है, दूसरी कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाती है, ये कंट्रोल आता कैसे है? तो वो ये बोलता है
It may be that by acquiring sufficient share capital of a company, sufficient control may be obtained. ये जो कंट्रोल आपने लिया है दूसरी कंपनी में, हो सकता है आपने ये सफिशिएंट शेयर कैपिटल ली है इसलिए आपके पास आ गया। मोर देन हाफ टोटल शेयर कैपिटल ले लीजिए, ये सफिशिएंट हो गई और इसकी वजह से आपके पास कंट्रोल आ गया और इस वजह से आप होल्डिंग कंपनी बन गई, है ना। Sufficient control may be obtained over that company to enable control in the composition of BOD. इसका मतलब है कि आप दूसरे के BOD के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आपने उस कंपनी की शेयर कैपिटल ले ली, मोर देन हाफ टोटल शेयर कैपिटल ली, जिससे कि आप उनके BOD को कंट्रोल कर पाए, राइट। बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू ऑब्टेन सच कंट्रोल। वो कहता है अब इस कंट्रोल को ऑब्टेन करने का एक और रास्ता है। कहते इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू ऑब्टेन कंट्रोल इन रिगार्ड टू द कॉम्पोजिशन ऑफ BOD, कि आप BOD की कॉम्पोजिशन पे कंट्रोल कर सके। इसका एक और रास्ता है। कंट्रोल किस चीज का कर रहे हैं आप? कॉम्पोजिशन ऑफ BOD, कि दूसरे के जो BOD है उसके ऑल और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की जो पावर है आपके पास, ये कंट्रोल आपके पास दो रास्ते से आ सकता है। या तो आप उस कंपनी में सफिशिएंट शेयर कैपिटल ले लें या फिर आप कोई अग्रीमेंट कर लें। दूसरा ये कंट्रोल आपके पास इस तरीके से आ सकता है कि आप उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर लें जबकि आपने कोई शेयर नहीं लिया हुआ वहां पे। बोलता है obtain such control in regard to the composition of BOD without making such an investment in the capital. इसका मतलब है आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ इस केस में, आपने एक एग्रीमेंट किया हुआ है। आगे लिखा है उसने, बोलते हैं सच अ कंट्रोल मे बी बाय रीजन ऑफ एन एग्रीमेंट, जो मैंने लिखा सच एज, अब वो एग्जांपल बता रहा है कि कैसा एग्रीमेंट हो सकता है। वेयर वन कंपनी में अग्री टू एडवांस फंड्स, कि जो H लिमिटेड है उसने कहा जी ठीक है वी एडवांस फंड्स टू यू, हम आपको लोन दे देते हैं, हम आपको फंड्स प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि हमें आप पावर देंगे कि आपके BOD का कॉम्पोजिशन हम कंट्रोल करेंगे। पढ़ती हूँ, बोलता है अग्री टू एडवांस फंड्स टू अनदर कंपनी एंड इन रिटर्न, कि हम आपको फंड्स एडवांस करेंगे और बदले में इन रिटर्न में अंडर द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट के तहत शर्तों के हिसाब से सरेंडर कंट्रोल ओवर द राइट टू अपॉइंट ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द BOD। इसका मतलब यही है जो मैंने बोला कि हम आपको एडवांस करेंगे, वी विल एडवांस फंड्स टू यू, कि हम आपको एस लिमिटेड को फंड्स देंगे और इन रिटर्न बदले में आप क्या देंगे? आप एक एग्रीमेंट करेंगे। कैसा एग्रीमेंट? इस एग्रीमेंट की टर्म्स के अकॉर्डिंगली, इस एग्रीमेंट की टर्म्स के अकॉर्डिंगली जो H लिमिटेड है इट विल कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ BOD ऑफ S। आई होप इट इज क्लियर कि H लिमिटेड ने कहा देखिए हम आपको पैसा देते हैं, बदले में आपका BOD के ऊपर कब्जा हमारा, आपके मेजॉरिटी या ऑल डायरेक्टर्स के अपॉइंट या रिमूव करने की पावर हमारी, अगर आप ये एग्रीमेंट करते हो तो हम आपको फंड्स एडवांस करते हैं। तो H लिमिटेड ने कहा ओके सर। तो बस इस एग्रीमेंट के बेसिस पे ही H लिमिटेड S लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी बन गई, जबकि H लिमिटेड ने एक भी शेयर S लिमिटेड में नहीं खरीदा हुआ था। अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा जाते जाते आपको पूरी टॉक के बाद कि आप होल्डिंग कैसे बनते हैं। या तो दूसरे के BOD पे कब्जा कर लीजिए, एक पावर कि इनके मेजॉरिटी या ऑल डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव हम कर सकते हैं, या फिर आप आधे से ज्यादा शेयर कैपिटल ले लीजिए, तो फिर आप होल्डिंग कंपनी बन जाते हैं उसकी, राइट। किसी भी एक रास्ते से, राइट। यहाँ पे जाके बेटे मेरे ये टॉपिक खत्म होता है, तो आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आई थिंक इट वाज अ वेरी हैवी डोज। इसको प्लीज 2 बार जरूर देखिएगा अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आए, दूसरी बार सुनने से बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। वैसे होपफुली पहली बार में भी आना चाहिए क्योंकि मैंने बातों को रिपीट किया है कई दफा, बट स्टिल इफ यू फील लाइक गो फॉर सेकंड hearing then you will understand better, right? Okay,